हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जनरल साइंस के ही एक और टॉपिक वाष्पीकरण की के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या वाष्पीकरण की दर जो है वो परिवर्तित होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखिए, तो वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण क्या होता है। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा दाब में परिवर्तन करके। तो क्या हर बार पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ये जरूरी है? तो एक दैनिक घटना जो हम अपने आसपास देखते हैं वो है, देखिए, अगर खुले में कहीं पानी है, चाहे वो आप गर्मियों के दिनों में हम अपनी छत पर जो वो पानी को रखते हैं पशु पक्षियों के लिए, तो आप देखते हो कि पानी की मात्रा जो वो कम होती जाती है। तो प्रकृति में जब जल को खुला छोड़ा जाता है तो जल जो है वो क्या होता है, तापमान के कारण ऊष्मा को पाकर वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। और हम अपने आसपास देखते हैं भाई कि अगर पानी को वो किसी बर्तन में भरकर खुला छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। तो वाष्पीकरण के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्वथनांक के बराबर हो। ये क्वथनांक से कम तापमान पर भी ये प्रक्रिया जो वो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, इस वाष्पीकरण का कारण क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए, कारण की बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है, द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, जो द्रव की सतह के ऊपर के जो कण होते हैं उनके पास गतिज ऊर्जा होती है और इस गतिज ऊर्जा के कारण वो कण जो है वो अन्य कणों से आकर्षण बल के द्वारा मुक्त हो जाते हैं और वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया का रीजन जो है, कारण जो वो ये है कि जो सतह के कण हैं, ऊपरी सतह के जो कण होते हैं उनके पास अतिरिक्त गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो उस आकर्षण बल को पार कर जाते हैं और अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। तो आगे देखिए। हाँ जी, अब अगर हम बात करें कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या वाष्पीकरण की दर जो वो एक समान होती है या वाष्पीकरण की दर जो है वो कम ज्यादा हो सकती है? तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल वाष्पीकरण की दर जो वो प्रभावित होती है। और उस वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले बात करते हैं सतह के क्षेत्रफल। पहला जो कारण है जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है वो है सतह का क्षेत्रफल। देखिए, मैंने उदाहरण से इसको समझा रखा है। एक कप है, उसके अंदर जो वो पानी भर रखा है मैंने, और एक बड़ा बर्तन ले रखा है, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। आप देखिए, इस कप की जो सतह है, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम है, ठीक है, और जबकि ये जो बड़ा बर्तन है इसकी सतह जो है वो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा है। अब आप देखिए कि इन दोनों बर्तनों में से जो प्रकाश आएगा, जो प्रकाश के कारण जो ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा जो आ रही है, क्योंकि इसकी सतह का क्षेत्रफल कम है तो कम पानी के कण जो वो इस ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, जबकि यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा पानी जो वो इस तापमान को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अब तापमान को अवशोषित करेगा तो जो बड़ा बर्तन है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, यानी ज्यादा पानी की मात्रा जो वो वाष्प में बदल जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ये तीर का निशान ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ना भाई कि तालाब में अगर पानी भरा हुआ है या अगर सागरों में, महासागरों में, जितना बड़ा आकार होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इसी का एक उदाहरण देखिए कि कपड़ों को सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं।
जब भी हम कपड़े धोते हैं, धोने के बाद हम उन्हें सुखाने के लिए फैला देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब हम कपड़ों को फैलाते हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। ये देखो मैंने एक टी शर्ट भी बना रखी है और ये इसको अगर आप फैलाओगे तो ये बहुत कम समय में ही सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। इस वजह से वाष्पीकरण की दर जो वो तेज हो जाएगी और जल्दी कपड़ों में से पानी जो वो सूख जाएगा। ठीक है, तो अगले अपन कारक की बात करते हैं कि वाष्पीकरण की दर को वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट जो कारक है वो है तापमान में वृद्धि। तापमान जो वो किस प्रकार से वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। फिर से देखिए, मैंने दो बर्तन एक ही आकार के जिनमें जल की मात्रा भी समान है मैंने ले रखा है। अब मान लीजिए आप इस बर्तन को मई के दिनों में आप अपनी छत पर रखते हो और इसी बर्तन को आप दिसंबर के महीने में छत पर रखते हो। कुछ समय बाद अगर आप जाकर देखो 1-2 घंटे के बाद, तो आप देखोगे कि जब आप मई में पानी को रखते हो ऊपर, तो पानी जो है वो बहुत जल्दी, पानी की बहुत ज्यादा मात्रा जो वो वाष्प बनकर उड़ जाती है। जबकि दिसंबर के दिनों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में फर्क क्या भाई? तो अगर हम बात करें मई की, तो मई के दिनों में टेम्परेचर जो वो बहुत ज्यादा होता है, तापमान गर्मी के दिनों में ज्यादा रहता है 40-45 के आसपास। तो वहां पर तापमान के ज्यादा होने के कारण पानी की मात्रा का जो है वो वाष्पन ज्यादा होता है। जबकि दिसंबर में सर्दियां पड़ती है और सर्दियों में टेम्परेचर जो वो कम होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर जो वो कम होती है। तो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार तापमान के बढ़ने से बिल्कुल वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। आगे देखिए, हाँ जी, तो तीसरा कारक है वो है आर्द्रता में वृद्धि। आर्द्रता में वृद्धि का मतलब क्या? देखिए, सबसे पहले हम अगर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता का मतलब होता है वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अब अगर देखिए कि अगर हमारे मान लो किसी जगह पर जल भरा हुआ है और उसके आसपास जो वायु है उसमें पहले से जल वाष्प की मात्रा है, तो वहां पर वाष्पीकरण की दर जो वो कम हो जाएगी। इसे आप अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हो। मान लीजिए आपने पहले खाना खा रखा है, आपका पेट जो वो भरा हुआ है। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपको खाना खाना है, तो आपकी इच्छा जो वो नहीं होगी। ठीक है, आप जो है वो खाना नहीं खाना चाहेंगे। तो अगर वायु में पहले से ही जल वाष्प मौजूद है तो वहां वाष्पीकरण की दर जो वो घट जाती है। तो अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वहां पर वाष्पीकरण की दर जो वो कम होगी। ऐसा हम बरसात के दिनों में देख सकते हैं। हमारे आसपास की वायु जो वो उसमें नमी होती है तो वहां पर वाष्पीकरण की दर जो वो बहुत ही कम होती है। तो देखिए, चौथा जो कारक है वो है वायु की गति में वृद्धि। चौथा कारक क्या है? वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। उसे हम अपने आम जीवन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लो तेज हवा चल रही है और वहां कपड़े सूख रहे हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वायु के तेज होने के कारण जल वाष्प के कण जो वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। तो जितनी वायु की गति तेज होगी, जो जल वाष्प के कण है वो उसके साथ उड़ जाते हैं और जो अगर मान लो गीले कपड़े हैं तो वो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले घटक जो है वो 4 होते हैं। हमने बारी बारी से इनकी बात की। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। हाँ जी, देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस प्रकार से अनुभव होती है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पदार्थ के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए, वाष्पीकरण में क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्प में बदलता रहता है। तो उसकी जो ऊर्जा की कमी है वो पूर्ति कहाँ से होती है? उसके आसपास के पदार्थों से या उसके आसपास के वायुमंडल से होती है। तो जब कोई वस्तु ऊष्मा खोती है, तो हमेशा हमें ठंडक या शीतलता प्रदान करती है। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा, देखो, एसीटोन या नाखून वाली पॉलिश को हथेली पर गिराने पर हमें शीतलता का महसूस होना। इसका कारण क्या है? जैसे आप एसीटोन या नाखून पॉलिश को अपने हथेली पर गिराते हो तो ये एसीटोन या पॉलिश जो है ये क्या करती है, हमारी हथेली से ऊष्मा को अवशोषित करती है और स्वयं तो वाष्पीकृत हो जाती है। अब क्योंकि हमारी हथेली ने ऊष्मा को खोया है, ऊष्मा की हानि हुई है, इसलिए हमें शीतलता का अनुभव होता है। दूसरा देखो, फिर एक और उदाहरण हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में
हम क्या करते हैं, अपनी छत पर या खुले स्थान पर जो दुकान वगैरह होती है उनके उस जगह पर हम जल का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होगा, जैसे आप जल का छिड़काव करोगे तो जल जो है वो उस खुले स्थान से या छत से ऊष्मा को अवशोषित करके स्वयं तो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। अब क्योंकि उस जगह ने क्या किया भाई, ऊष्मा को खोया है, ऊष्मा का उत्सर्जन किया है, तो वहां पर फिर हमें ठंडक महसूस होती है। फिर देखो, ठंडे पानी की तुलना में बर्फ का अधिक ठंडा महसूस होना। तो अगर देखिए एक ही टेम्परेचर पे है, मान लो ठंडा पानी है और ठंडी बर्फ है, दोनों को अगर हम हाथ में लेंगे तो हमें बर्फ से वो अधिक ठंडी महसूस होती है। उसका कारण क्या है कि बर्फ जो है वो हमारी हथेली से ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करती है। अब क्योंकि हमारा हाथ या हथेली जो है वो ऊष्मा को खो रही है, इसलिए हमें जो शीतलता का अनुभव होता है। यही कारण होता है कि गर्मियों के दिनों में भी जब हमें पसीना आता है तो पसीना सूखने के बाद जब वो वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे लगातार क्या करता रहता है, जब ऊष्मा को खोता है तो फिर वो ठंडक का महसूस होती है। और ये प्रकृति का नियम है भाई, जो वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करेगी वो गर्म होती जाती है, और जो वस्तु ऊष्मा को उत्सर्जन करती है या खोती जाती है तो वो ठंडी होती जाती है। तो आई होप आज का टॉपिक आपके लिए लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।